अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और कल PMLN ने अपना मंशूर पेश किया और आज PTI ने अपना मंशूर पेश किया है। ऑल दो कि PTI के पास बल्ले का निशान नहीं है, इसलिए कि जो PTI बैक्ड जो कैंडिडेट हैं भी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब विल सी के क्या इनके फर्दर प्लान्स है A और B के बाद कि कुछ खबरें डिफरेंट भी आ रही हैं, स्पेकुलेशंस भी हैं, र्यूमर्स भी हैं, लेकिन बहरहाल मंशूर का ऐलान तो PTI ने कर दिया है। अब बहैसियत पार्टी उस मंशूर पे अमल दरामद करने की पोजीशन में होगी या नहीं होगी, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, बड़ी चीज़ें डिवाइडेड, इसमें एक मौक़िफ़ मौजूद है कि जी इनकी अपनी गलतियाँ थी, इनकी अपनी कोताहियाँ थी। कुछ लोग कहते हैं कि इनके साथ गलत भी हुआ और कोई हक नहीं था लेने का। लेकिन ऐसे ये सवाल और बहुत सारे दीगर सवाल, जो शख्सियत आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, बैरिस्टर गौहर साहब PTI। बैरिस्टर गौहर साहब को बहुत बहुत खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बैरिस्टर साहब, आज आपने मंशूर का अपना बाकायदा ऐलान कर दिया। अब आपने PTI ने ऐलान किया है, लेकिन डेफिनेटली वो बज़ाहिर इस वक्त अगर हम ऑन पेपर देखें तो वो PTI के कैंडिडेट्स नहीं हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। उनकी क्या आगे जाके फेथ होगी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन हाउ डिफरेंट दिस मैनिफेस्टो इज फ्रॉम 2018 और 2-3 जो मेन पॉइंट आप समझते हैं, क्योंकि जो स्लोगन है कि इंसानियत, इंसाफ, खुददारी, बाख्तियार अवाम, खुशहाल, आज़ाद एक्सेट्रा। जी देखिए, पहले मैं इसका जिक्र करूंगा जहाँ तक कैंडिडेट्स का हमारा ताल्लुक है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के कैंडिडेट है। आल्दो वो आज़ाद निशानात पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज़ाद निशानात हमें उस वक्त भी अलाट हो गए थे जो इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था, उससे पहले पहले हमें निशानात दिए गए और मेरे को चैनक हो गई। लेकिन सो मच सो कि हमें इसकी भी इजाज़त नहीं दी गई कि हम अपने हिसाब से इवन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनके पास भी कानूनी तौर पर एक इख्तियार है कि वो जो निशान अलाट करवाना चाहते हैं 175 निशानात में से जो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड है फॉर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनमें से वो जिसको चाहे वो अलाट करवाए। हमें वो भी इख्तियार नहीं दिया गया। फिर हमें ये भी चॉइस नहीं दिया गया कि जो हमारी पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट है उनको एक किस्म का निशान दिया गया। तो जहाँ तक निशानात का ताल्लुक है वो ज़रूर इंडिपेंडेंट है, लेकिन उन सब के जो हमारे सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन फॉर्म पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफिलिएशन है और एफिलिएशन रहेगा। सो इट इज़ मेंशन्ड ऑन द फॉर्म। तो वो हमारे साथ डटे हुए और इन्हीं के लिए और हमने अवाम के लिए और एज ए पॉलिटिकल पार्टी ही अपने मैनिफेस्टो का अनाउंस किया है। जहाँ तक मैनिफेस्टो का ताल्लुक है तो आप देखेंगे जब आप पढ़ेगी उसको, और 168 पेजेस है, बड़ा ब्रॉडली वर्डेड है और हमने आर कैनवस में इसको देखा है। हमने इसके इकानमी को भी देखा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को भी देखा है, रिफॉर्म्स के लिए भी देखा है। लेकिन जो मेजर चीज़ है जिसमें हम लेके आना चाहते हैं फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स, हम चाह रहे थे टू टेक इट टू द लार्जर स्कोप, बिकॉज मेजर रिफॉर्म्स जब तक नहीं आएंगे मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा। और उसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जब तक आप उसमें रिफॉर्म नहीं करेंगे जो लेकिन सर असल सवाल तो लोग यही कर रहे हैं। मैं जरा आपके मैनिफेस्टो पे भी पहले आ जाती हूँ, उसके बाद इसके जो इससे जुड़े जो सवालात हैं जो सबके जहनों में, हमारे जहनों में, वो मैं आपसे पूछूंगी। आपने एक तो कहा कि जी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा, ये किस मकासद के लिए है? देखिए, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बननी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई है एंड वी आर द विक्टिम्स। लेकिन हम सिर्फ ज़ात के लिए नहीं कह रहे, हम कहते हैं पाकिस्तान के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी जमहूरियत के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम में सारा कुछ पुट असाइड करके आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है। हमारे साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई है गुज़श्ता नहीं, इफ़ वी कम इनटू पावर वी विल फॉर्म दिस, इट वुड बी इंडिपेंडेंट। किसी को इस पर एतराज़ नहीं होगा। जो ग्रीवेंस जिसके पास है वो देखे, किसने ज़्यादतियाँ की है, किस हद तक की है, किसके साथ जुल्म नाइंसाफ़ी हुई है, वो सारा ये देखे। लेकिन ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन मिलेगी आपको, आप समझते हैं? इंशाल्लाह ताला मिलेगी। बट ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का मकसद ये नहीं होता टू पुट द पीपल ऑन ट्रायल। इसका मकसद ये टू एक्सपोज दोज who have done the wrongs. Exactly, that's why I'm asking to expose those. ये स्पेस मिलेगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि उनको एक्सपोज करें? देखिए, एक्सपोज करने का मतलब ये तो नहीं है कि किसी से इंतकाम लेना है, लेकिन अगर आगे हमने जाना है तो जिसके साथ भी ज्यादतियाँ हुई, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन यही तो नाम है।
ठीक है। truth and reconciliation rather than to investigate and inquire into and punish those who are responsible for it. ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। फिर आपने कहा कि डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो जो है उससे मुराद क्या है? यानी उनका एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें अवाम डायरेक्टली अपना वजीर आजम चुनेगी, जो पहले एक प्रैक्टिस रही है कि MNAs इलेक्ट करते हैं या वोट देते हैं, वो सिस्टम से बाहर कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई जो एक प्रोविजन होता है वो कोई हर पे आखिर नहीं होता, आप चेंज करते रहते हैं और ऐसे सरकमस्टांसेस में आप अपने जो पास्ट होता है उनकी तजुर्बात से आप फ़ायदा उठाते हुए कहते हैं कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा रहा है। वज़ीर आज़म का डायरेक्टली इलेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। हम समझते हैं कि ऐसा हो कि वो नेशनल असम्बली के भी हो, MNAs भी हो और सेनेटर्स भी हो, MPAs भी हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो बनता हो वो पहले से अनाउंस हुआ हो किसी पार्टी का कि कौन कैंडिडेट होगा फॉर द प्राइम मिनिस्टरियलशिप, और उसमें जनरल पब्लिक भी पार्टिसिपेट करे कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट है वो पॉपुलर वोट पार्टी वाला ही प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होकर के आए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि डायरेक्टली पब्लिक से इलेक्टेड हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रपोजल वी आर पुटिंग अप कि अगर हम इनटू पावर आ गए हम कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे और हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा प्रपोजल है जो हम चाहते हैं कि ये बेहतर होगा अगर हमारे पास इख्तियार आया तो हम ऐसी अमेंडमेंट करेंगे ताकि डायरेक्टली इलेक्ट हो। अगर आपके पास इख्तियार आया तो फिर एक और आपकी जो शिक है, मतलब जो पॉइंट्स है उसमें ये भी है कि ताकतवर इदारों को आइन के ताबे करना, यानी रियासती इदारों का किरदार उनकी सर्विसेज तक महदूद रखा जाए। तो इसका तो जो मतलब है वो ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का या किसी का भी रोल अगर हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में भी होता है तो उसको भी आप जो है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहेंगे कि जी आपका कोई रोल नहीं है तो आप एक साइड पे हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इदारे किसी इंस्टीट्यूशंस का कोई स्पेसिफिकली जिक्र इसमें नहीं है कि क्या है, लेकिन जो हम समझते हैं और जो आईनी तरमीम हम लेके आते हैं वो हम ये कहते हैं देखें 3 organs ऑफ द स्टेट, चाहे वो जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, ये एक दूसरे के राइट्स को इंक्रोच ना करते हुए आगे बढ़े। लेकिन जो हम चाहते हैं कि सारे इदारे हों और सब कुछ उसके अंडर हो, तो हम ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप इसका, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि जो चेक एंड बैलेंसेज है हम समझते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजिम है। इन प्रैक्टिकल टर्म देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस चेक एंड बैलेंसेस का, इसलिए ये हर सूरत लाजिम। लेकिन देखिए ना, ये जो आपका मैनिफेस्टो है जो मेरे पास की कॉपी भी है, उसमें आपने बेसिकली मेंशन यही किया है कि ऑल पावरफुल इंस्टीट्यूशन टू बी मेड सबर्विएंट टू सर्व द नेशन एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आपका अदलिया भी आ जाती है, इसमें आपकी एस्टैब्लिशमेंट भी आ जाती है, ऐसा ही है ना? नहीं, बट वन इज नॉट गोइंग टू बी सबसर्विएंट टू द अदर, दे विल बी इंडिपेंडेंट। कोई सबसर्विएंट किसी का नहीं होगा। अगर एक इंस्टीट्यूशन है, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इट इज एन इंस्टीट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वन। नाउ वेयर डज इट फॉल? ये तो ना एग्जीक्यूटिव का आप कह सकते हैं कि इधर का इट इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर में आ जाता है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वन। नेब की मिसाल ले ले, एक इंस्टीट्यूशन है बट इट हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट। इसलिए जो लॉ बना हुआ है तो लॉ का मकसद ये था कि इसको आप इतनी फ्रीडम दे दे ताकि ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन और ये करे। सो उनके रोल को तयन करते हुए कानून के मुताबिक इसी तरीके से बढ़ना चाह रहे हैं। मैनिफेस्टो आपका डेफिनेटली हर जमात अच्छा करती है, पेश करती है, और ऑनेस्टली इस वक्त तो PTI तो मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ ही नहीं रही ना। लेकिन इसमें हम यू भी हम लेके आ रहे हैं, हम इसमें ये भी लेके आ रहे हैं कि जो सेनेटर्स है हम चाहेंगे कि 50% सेनेटर वो डायरेक्टली इलेक्ट हो। इंडिया में भी ऐसा है। अच्छा। कई स्टेट में वहाँ इंडिया के हैं, कई स्टेट में हॉर्स ट्रेडिंग कम हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर 50% आप लेके आएंगे, 50% आप अदरवाइज डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कराएंगे तो उसमें भी आप जितने किस्म के टेक्नोक्रेट्स वगैरह लेके आ सकते हैं लेके आएंगे। लेकिन 50% अगर हम डायरेक्टली इलेक्ट कराए, फॉर इंस्टेंस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन आया वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, वो भी हमारे तरह इनडायरेक्टली स्टेट करके, लेकिन अब सारी डायरेक्टली। मैं इसलिए कह रहा था कि कोई हर पे आखिर नहीं होना चाहिए, और इसलिए मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि ये सारी इसी डायरेक्शन हो। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब की बड़ी ख्वाहिश रही है कि ये सारी जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है किसी सूरत ना हो। बानी चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, उनका कितना इनपुट है इस मैनिफेस्टो में? इन्होंने देखा है, उनकी डायरेक्शन उसके विजन के मुताबिक उन्होंने काम किया है। इसके लिए बड़ी टीम बनी थी, उन्होंने 6 महीने बड़ी मेहनत की है।
सारी टीम ने, और बड़ी मेहनत के साथ इसको बनाया। ये 168 पेजेस है, आपने अभी तक पढ़ा होगा, हमने शेयर भी कर लिया है और हम इसकी कापी अपलोड भी कर रहे हैं जो बड़ी तफसील के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो सर्कमस्टांसेस है और हालात है वो सारे मेरे साथ शेयर नहीं कर सके आज, ताकि हम सारे इकट्ठे मिलके उनकी स्लाइड चलवा देते और सारे हर एक बंदा अपनी एक्सपर्टीज़ का इनपुट डाल करके चलाता। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इट्सेल्फ एक गैर आईनी तर्ज़ अमल है कि एक पार्टी को पुश असाइड किया जा रहा है, इंटायर प्रोसेस से आउट किया जा रहा है। लेकिन एनीवे वी पुट इट अप टू द पब्लिक, और जनरल पब्लिक में डॉक्यूमेंट अब जा चुकी है। इंशाल्लाह ताला वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, रिफॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह हमारे जो सपोर्टेड कैंडिडेट है उनके लिए वोट करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपके मैनिफेस्टो से रिलेटेड कि क्या ज़रूरत इसकी आप समझते हैं पेश आई कि असेंबलीज़ की मुद्दत भी 5 से 4 साल कर दें और इसी तरह जो टेन्योर सेनेट का है उसको भी 6 से 5 कर दें? वजह क्या थी? देखिए, द अर्ली इज़ द बेटर। वो उसके लिए कि जितनी आप मुद्दत में तयन करते हैं, शायद ये 5 साल लोगों को कुछ ज़्यादा ही लगता है, और ये बेहतर होता है कि 4 साल की मुद्दत हो बाकी ओवरऑल। तो ये अगर 4 साल की मुद्दत है, आपकी असम्बली की मुद्दत है और शार्ट पीरियड है, तो वो कोई और पार्टी को लिए भी कोई स्ट्रगल नहीं करनी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये डायरेक्टली हो। बाकी भी जो इलेक्शंस है वो भी सारे 5-5 साल ही है, 4-4 साल है, तो बेहतर यही है कि 4 साल। लेकिन इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म थे तो वो कहते थे कि इसकी तो मुद्दत ज़्यादा होनी चाहिए, 2 साल तो चीज़ों को समझने में ही लग जाते हैं, तीसरे साल से तो कुछ काम शुरू होता है। नहीं, देखिए वो तो अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है तो उनको शायद लगता होगा, लेकिन अभी ज़्यादातर ये ऐसा ही है कि होना करना ये चाहिए कि एक मरतबा आपने बना ली तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को 5 साल की मुद्दत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है अगर स्ट्रगल की जाती है। दूसरे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, नेशनल गवर्नमेंट भी है, अब लोकल गवर्नमेंट भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो अगर इसकी 4 साल मुद्दत है और लेजिस्लेशन भी ज़्यादा फोकस करे और लोकल गवर्नमेंट भी साथ साथ चलते रहें, क्योंकि उसमें भी हमने रिफॉर्म्स रखे हैं लोकल गवर्नमेंट की कि वो भी मुकम्मल इंडिपेंडेंट हो, टाइम पे इलेक्शन हो, टेनेवर पूरा करे, तो नेक्स्ट जो लोकल गवर्नमेंट सेटअप है वो भी प्रॉपर्ली ऑन टाइम आ जाए। तो थोड़ी सी जो पावर्स है एंड फंक्शंस है उसकी डिस्टिंग्विश करके हर एक अपना पावर फंक्शन परफॉर्म करते हुए रहेगा, तो 4 साल की मुद्दत इसके लिए काफ़ी बेहतर है। बैरिस्टर साहब, अलाउ मी टू से दिस कि ठीक है आपने मैनिफेस्टो बिंग अ पार्टी आपने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन इस पर जो पीटीआई की पोजीशन है वो किसी मैनिफेस्टो की मोहताज ही नहीं है। सब जो कहता है ना कि नाम ही काफी है, तो इससे तो ग्राउंड रियलिटी ये है हकीकतन कि नाम ही काफी है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े क्रिटिक जो पीटीआई के क्रिटिक रहे हैं, अब जब वो ग्राउंड पे जा रहे हैं तो वो उनको रियलिटी पता चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मुझे इजाजत दे कहने की, किसी को अगर बुरा लगे माजरत पहले से, वो ये कि इस वक्त पीटीआई का मुकाबला ना पीएमएलएन से है, पीटीआई का मुकाबला ना पीपल्स पार्टी से है, पीटीआई का मुकाबला जो अगर नजर आता है वो इलेक्शन कमीशन से। वजह मैं बताती हूँ, उसकी वजह ये सर कि अभी आपने प्लान ए किया, प्लान बी किया, प्लान बी पे जो सूरत हाल सामने आई, अब प्लान सी ये था जो डिस्कस हुआ, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे कि अगर विनिंग कैंडिडेट्स आ जाते हैं, आपके आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई बैक्ड है वो जीत जाते हैं, तो फिर वो विद इन 3 डेज जो उनको पार्टी ज्वाइन करनी होती है वो पीटीआई ज्वाइन कर देंगे। लेकिन अभी कुछ जराए से खबर आना शुरू हो गई, अभी आपने अनाउंस नहीं किया, लेकिन जराए से खबर आना शुरू हो गई कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पीटीआई को बहैसियत जमात जब इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है तो हाउ कम कि वो जीतने के बाद पीटीआई ज्वाइन कर लें, इससे कैसे फाइट करेंगे? यही तो हमारे खदशात है बड़े सारे, और आपने सही फरमाया कि पॉपुलरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादा है और हमारा बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होगा। दैट्स द ग्राउंड रियलिटी, कोई माने न माने, एक्सेप्ट करे ना करे, बट दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी। और ये आपस में जब ये सेपरेटली बैठे हुए होते हैं एक्सक्लूसिवली आपस में, तो ये ज़रूर एडमिट करते हैं इस बात की कि मुकाबला किसके साथ है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक़ है, तो मैं अब बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन द लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स बिल्कुल एक्सक्लूसिवली हमारे अगेंस्ट रहा है। इंटायर इलेक्शन कमीशन का हर एक ईंट जो है वो हमारे अगेंस्ट चलता रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर को वो इस ऑर्डर को जो ये तो वो दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंट्रा पार्टीज इलेक्शन सिलसिले में कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया था, ओपनली अनाउंस किया था, ओरली अनाउंस किया था, प्रेस ब्रीफिंग हुई थी 13 सितंबर को, हमने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को 18 अक्टूबर को, हमने कहा आपने अनाउंस किया है, 31 अक्टूबर को लेटर लिखा, फिर हमारी मीटिंग हुई, हमने इलेक्शन कमीशन को कहा, फिर हम पेशावर हाई कोर्ट गए और पेशावर हाई कोर्ट में भी कहा कि आपने ओपनली हमारे हक में ऑर्डर अनाउंस किया और बाद में आपने ऑर्डर हमारे खिलाफ आया, वी वर टेकन बाय सरप्राइज। इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब ये दिया कि ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है,
मतलब इसका जिक्र ही नहीं Matter करें। ये of नहीं record. बोला, Intra-party ये नहीं election बोला कि ये गलत आप लोगों ने कहा Intra-party है। election तो पे- हमारे खिलाफ थ्रू आउट चलते रहे। अभी जो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन के बाद आपके कैंडिडेट्स पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, मैं समझता हूँ ये इसकी मिसकंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉ है। लॉ के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इनलिस्टेड है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, आईन में उसकी तशरीह नहीं है। लॉ एक्ट में लिखा है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी इनलिस्टेड है तो वो पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, इस पे जरा डिटेल से बात कर लेंगे सर। अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक प्लीज। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पहले एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब आज का एक जलसा कर रहे थे, उन्होंने एक कमेंट किया, एक बयान दिया, एक स्टेटमेंट जारी किया जो पीटीआई बैक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उसके लिए छोटा सा क्लिप है, वो सुन लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बैरिस्टर गौहर साहब से उसका जवाब लेंगे। ये आप संजीदगी का वक्त है। समझो कि इस इलेक्शन में अब खान साहब नहीं रहा। इमरान खान वजीर आजम किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। बाकी जो उनके जमात के ना चेयरमैन है ना सेक्रेटरी जनरल है, तमाम जो ओहदेदार है वो प्लांटेड है, प्लांटेड। इनको ये समझ होना चाहिए कि ये जो आपका निशान नहीं मिला ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। जिना से प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जाने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक क्लिप चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो वजीर आजम बन ही नहीं सकते, दिस इज द रियलिटी। बट द अदर थिंग इज, अब आगे के मामला तो खैर अल्लाह को बेहतर पता, बट द रियलिटी इज कि उन्होंने कहा ये है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो पीटीआई में ना चेयरमैन है ना इंफो सेक्रेटरी है, फला फला फला, और जो है सारे प्लांटेड हैं। ये क्या बात की? देखिए, बिलावल की तो अपनी स्टैंडिंग और स्टेटस का कोई पता नहीं है। बिलावल क्यों जो तीर है वो लिए फिर रहा है। वो तो एक पार्टी के चेयरमैन है, आपके पास बल्ला नहीं है सर। वो एक पार्टी के चेयरमैन है और किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए, शायद उसको अनफॉर्चुनेटली यही सिखाया गया है कि यही खरीदो फिरोख्त सियासत में होती रहती है। तब जाके वो कभी कहता है कि मैं आज़ादों को मिला के हुकूमत बनाऊंगा, कभी कहता है अपने ताकत के बलबूते पे आऊँगा। कभी वो कन्विक्शन और पैशन के साथ अवाम में जाकर के नहीं कह सका कि दिस इज़ माई मैनिफेस्टो एंड वोट फॉर मी। कभी भी आप उनके लफ्ज़ को सुन ले, वो कन्विक्शन, पेशन, जज्बा, इस्तेकाम, वो आज़म, वो बिलावल की आवाज़ में आपको नहीं मिलेगा। ये वो कह रहा है कि इमरान खान साहब नहीं है, इमरान खान साहब है, थे, और वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं इंशाल्लाह। बाय द टाइम ये ख़त्म हो जाता है तो वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर ये पार्टिसिपेट नहीं कर सका और ये लाइव अगर इस मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ सका, बाई इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने सबको ट्रेन किया और यही क्रेडिट खान साहब को जाता है जो इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर इनकी हुआ तो ये कभी अपने बेटों के अलावा किसी को नहीं देते। सर, आप लोग हमेशा कहते रहे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे। कहीं पे हमने देखा कि वो ओथ भी लेने लग गए कुरान शरीफ पे, कुरान पाक पे। बट दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे थे वो भी सही साबित हुआ। सैफुल्लाह अबड़ो से शुरुआत हो गई, आपने बेशक शो कॉज नोटिस ले दिया, लेकिन उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? कैसे रोकेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अगर ये अज़ाइम हैं तो ये अज़ाइम उनके पाए तकमील तक ना पहुँचे? इंशाअल्लाह ताला हमने जिनको दिया हुआ, ये में भी आबरू साहब इज़ एन एक्सेप्शन, और उनको हमने शोकाज दिया है, उसे जवाब तलबी ज़रूर होगी। और सिंध में ये ख़रीद फरोख्त का सिलसिला सम टाइम हो जाता है, प्रेशर डालना जो भी कुछ है जिसकी मैं मज़म्मत करता हूँ और हम सबको करने चाहिए कि सियासत में अगर आपने करना है और आपने आवाम को सियासत समझ के देना है और आपने सियासत को इबादत समझ के करना है और अगर आपने सियासत को आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना है, फिर कोई बंदा सीट हारे जीते इसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं जितने कि असूलों की होनी चाहिए। ये बड़ी गैर असूली किस्म की है कि आप किसी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट के पास जाए। और यही मैं कह रहा हूँ आपको हमेशा कि इलेक्शन कमीशन को ऑन इट्स ओन इस पर नोटिस लेना चाहिए था। एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर कैंडिडेट को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्यों इन्फ्लुएंस कराती है? इलेक्शन के लिए उसे नहीं, मैं कि वो आजाद उम्मीदवार है। अगर वो इवन आजाद उम्मीदवार है लेकिन वो हमारी पार्टी सपोर्टेड है और वो एक पार्लियामान का ऑलरेडी से हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन होता तो ये इन्वेस्टिगेट करे कि क्यों एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले में विड्रॉ करता है। अगर विड्रॉ करना था टाइम वाज ओवर। ये तो हमने टिकट दिया है, हमारे टिकट से गया है, हमारे सपोर्ट से वो कंटेस्ट कर रहा है।
इवन इफ अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ऐसा नहीं, ये गलत है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो मिलाएंगे, तो हमारे कैंडिडेट आज़ाद इलेक्शन से जीत रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो हमारे साथ है और रहेंगे। सर लेकिन देखिए ना, जब आज़ाद हैसियत में आप जीतते हैं तो फिर जहांगीर तरीन साहब का जहाज भी चलेगा उसी तरह जिस तरह से 2018 में चला। जब वो 2018 में चला और वो सही था, तो 2024 में वो क्यों नहीं चलेगा और वो क्यों गलत होगा? नहीं, देखो पहले भी नहीं चला है। अगर 2018 में उनके आया, अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो 4-5 है और वो कहते हैं हमने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, तो वो उसका दिस इज हिज राइट। लेकिन वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हासिल नहीं था। उन कैंडिडेट को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना टिकट नहीं दे दिया तो था। आपकी मर्जी और है कि हमारा आपको सपोर्ट नहीं, कर लें, लेकिन हमारा ये हुआ, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मैं जहाँ से इलेक्शन लड़ो, NA10 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरा इंतखाबी निशान है चाइनक, और मुझे चाइनक अलाट हो गए 8 बजे। 9 बजे मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ और मुझे एक निजी TV चैनल वाला आकर के बताता है कि आपका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 11 बजे। तो हमारी तो निशानात हमें पहले अलाट हो गए, डिसीजन से पहले ही अलाट हो गए थे। और हमारी तो इलेक्शन कमीशन ने इतना भी नहीं किया कि जो ऑर्डर हमारे फेवर में था, इलेक्शन कमीशन ने उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। हमारे रिजर्व सीट पे, चाहे वो नॉन मुस्लिम की थी चाहे वो वुमेन की थी, उनकी स्क्रूटनी नहीं करवाई नॉमिनेशन फॉर्म की, और वो सारे ख़त्म हो गए। ये तो इलेक्शन कमीशन ने हमें मिसट्रीट किया। अगर आपके इंडिपेंडेंट ये आपका प्लान नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2018 के कैंडिडेट थे वो थे ही इंडिपेंडेंट। वो जिस तरह ट्राइबल एरिया में होता था, मैं अगर अपने आप को लीड करूं कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सरोकार नहीं, मैं अवामी खिदमत के जज्बे से आऊँ, अवाम मुझे मुंतखब करे, वो लोग सारे पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के पा जाते हैं। दिस इज़ वन थिंग। लेकिन हम क्या, हम 12 तारीख को वो उनको इशू कर चुके थे टिकट्स, मैंने खुद साइन करके सबको भेज दिए थे, और 13 तारीख को सवेरे वो फाइल भी कर चुके थे, और इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के मुताबिक वो पहले ही अलाट होने चाहिए थे 12 तारीख को। अब 13 तारीख को वो इंतज़ार करते करते उसको पहले आ जाते 5 बजे 6 बजे कि रिटर्निंग अफसर कह रहे हैं मैं घर जा रहा हूँ, मैंने आपको निशान अलाट किया, कोई भी निशान अलाट करवाया और चले गए। तो वो तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट है और उनकी नॉमिनेशन फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन है। 2018 में कभी भी कोई ऐसा कैंडिडेट ने पार्टी ज्वाइन नहीं किया था जिसके नॉमिनेशन फॉर्म में भी लिखा हो कि मैं सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कुरान शरीफ पे हाथ रख के एक हलफ दिया कि जी मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। इस अमल को आप इनकरेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं? देखिए, पार्टी की तरफ से वास्ट हमने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं इशू की है कि आप लोग कुरान पाक पे हलफ लें। ये एक इंडिविजुअल अमल है, अगर आवाम के सामने वो करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आपको कह सकता हूँ वो ये कि जिन कैंडिडेट्स को हमने टिकट इशू की हैं वो बड़े टफ और डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में पार्टी के साथ रहे। पार्टी की जो कमेटियाँ बनी और हमारी जो लीडरशिप है, जो शायद आप लोगों से कोई 6-7 महीने तक गायब रहे, लेकिन उन्होंने बड़ा डांटिंग टास्क किया है। उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को, बच्चों को छोड़ा है, बल्कि इवन अपने ख़ानदानों की फौदगियों में नहीं जा सके, वो जुमा नहीं पढ़ सके, वो गमी खुशी में उन लोगों के साथ नहीं आ सके, इवन वो ईद तक नहीं मना सके। इतने सख्त सर्कमस्टांसेस से गुजरते हुए इन्होंने लोगों को चूज़ किया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे साथ स्टैंड करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्टी के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो बड़े पुराने हैं, मतलब 10 साल 20 साल 25 साल उनकी पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन है, और उन्होंने बड़ी मुसीबतें भी सही, टफ टाइम भी दिया, सेक्रीफाइसेस भी दिया। लेकिन पार्टी चेयरमैन एक ऐसे शख्स को बना दिया इमरान खान साहब ने जिसकी 2 साल की पार्टी एफिलिएशन थी। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनका हक मारा गया? नहीं, देखिए वो तो मैटर ऑफ चॉइस। अगर मेरी बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है, तो उन्होंने मुझे चूज़ किया है, लेकिन मैं पार्टी के चेयरमैन होते हुए भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पार्टी के चेयरमैन हूँ तो ये मेरे से वो है नहीं। वो सारे डिसीजन जिस तरीके से हम ले रहे थे उसी तरीके से कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है। और वो सारी सीनियर क़ियादत ने मुझ पर जितना एतमाद किया साथी और सपोर्ट किया है, सो दैट लीड्स टू वन कंक्लूजन। खान साहब के विजन के मुताबिक जिनकी 25 साल 20 साल की उनकी कुर्बानियां थी, उन पे आपको फौकियत क्यों मिली? देखिए, वो तो खान साहब ने इसलिए दी कि देखे 2-3-4 चीज़ें। पहली बात तो ये कि हमारी ज़्यादातर लीडरशिप या अरेस्टेड है, शाह महमूद कुरैशी साहब अरेस्टेड है, और बाकी अगर आप देखें सीनियर लीडरशिप अगर देखें तो या तो वो अरेस्टेड है या इन हाइडिंग है, क्योंकि वो एक केस में आ जाते तो दूसरे केस में पकड़े जाते, तीसरे केस में पकड़े जाते हैं। और मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया कि वो तो अपने ख़ानदानों में, अपने फैमिली में, बल्कि इवन उसकी फौदगी में शिरकत नहीं कर सके, जुमा तक नहीं पढ़ सके इतने अरसा में। सो इट्स अ टफ सिचुएशन द पार्टी इज़ गोइंग थ्रू। इन सर्कमस्टांसेस में मैं अगर इस तरह बना हुआ और उन सब ने मेरे ऊपर भी एतमाद किया जिस तरह खान साहब ने एतमाद किया, ये एक चीज़ की दलील है कि पार्टी यूनाइटेड है और खान साहब के
हिदायत और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चल रही है। खान साहब ने जिसको कहा कि ये मैं बना रहा हूँ चेयरमैन, सारे लोग उस पर लब्बैक कहते हैं। सर, आपके घर में सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग चल रही थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, वो बल्ले के निशान के हवाले से, तो आपके घर पे एक रेड भी हुआ, उसका क्या स्टेटस है? कुछ पता चला? उनका जी इश्तिहारी के लिए आए थे, पता चला बैरिस्टर गौहर साहब का घर है तो वापस चले गए, क्या मकासद थे? देखिए 14 बंदे आए, हमारे पास फुटेजेस मौजूद है, बिल्कुल यूनिफॉर्म में आए लोग और कुछ सिविल ड्रेस पुलिस यूनिफॉर्म, इस्लामाबाद पुलिस यूनिफॉर्म में, वो ज़्यादातर ब्लैक में है पहने हुए और चेहरे भी बंद किए हुए थे, लेकिन 14% एंटर्ड माय हाउस। और उस आपके पास सीसीटीवी जी सीसीटीवी फुटेज है, बिल्कुल है, लेकिन और वो सारा सीसीटीवी फुटेज है, वो जिस तरीके से वो इंटर होकर के आते हैं और बंदे को मारते हैं, फिर घर चले जाते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं, सबकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। और आखिर में जब बच्चों के वो खोल लेते हैं, हथकड़ियाँ खोलता है मेरे भतीजे का, और दो भतीजे आए हुए थे छुट्टियों पे, उनकी हथकड़ियाँ खोलता है, तो वो भी सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। उनका इनिशियल रिस्पांस तो यही था कि जी ये हम किसी और घर में जाना चाह रहे थे, उस घर का नंबर है 41 और आपका घर का नंबर है 14, तो हमसे गलती हुई, अगर गलती ना हो चुकी होती तो हम सब कुछ ले चुके होते। मैंने कहा बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ ले चुके होते लेकिन अभी तक जो फ़ोन लेके गए हैं वो वापस नहीं दिए, लेकिन फ़ोन लेके गए हैं, लेकिन इंस्पेक्टर जनरल लैपटॉप नहीं, वो हमने देखे हैं तो लैपटॉप सारे पड़े हैं, 2 फ़ोन लेके गए हैं, लेकिन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बड़े अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि फ़ोन मिल जाएंगे, अभी तक तो मिले नहीं है। अभी तक नहीं मिले, मैं ख्याल इट्स बीन अ मंथ ऑलमोस्ट। 13 तारीख को ये हुआ था, 13 जनवरी को, अभी तक तो नहीं मिले। ठीक है। अच्छा सर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा क्विक, तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन के मुताबिक 13 जून 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 24 मई 2021 से नोटिस जारी शुरू हो गए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद ना कराने पे पहला शोकॉज नोटिस आपको 27 जुलाई 2021 को मिला। इस शोकॉज के जवाब में 2 अगस्त 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मुद्दत में फिर 1 साल की आपने तौसी मांगी कि हम अभी नहीं करा सकते, 1 साल की तौसी दे, बावजूद इसके कि आप लोग उस वक्त हुकूमत में थे। इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त मंजूर की और 13 जून 2022 तक उसकी तौसी कर दी। उसके बावजूद आपने इलेक्शन नहीं कराए और इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर मुद्दत खत्म होने से पहले 3 बार आपको रिमाइंडर सेंड किए, लेकिन आप लोगों ने इलेक्शंस नहीं कराए। उसके बाद आपको एक फाइनल वार्निंग इशू हुई अगस्त में पिछले साल और उनको कहा गया कि अगर आपने अभी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए तो आपको आपका इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद फिर वो भी खामोश हो गए और आप भी खामोश हो गए और आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। फिर इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पीटीआई ने 10 जून 2022 को इलेक्शंस कराए, जिसकी जो आइन की खिलाफ वर्जी पे उसको स्ट्राइक डाउन किया। फिर 20 दिन का आपको टाइम दिया कि 20 दिन में कराएं और फिर आपने कराए। तो ये जो उससे पहले की कहानी है, यहाँ पर आप लोग ये सारे जो डेट है मैं आपको बताऊं, ये सारे डेट्स इलेक्शन कमीशन ने आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा नहीं है। अब मैं आपको उसकी बताता हूँ। 2017 में इलेक्शन हमारे हो जाते हैं, 5 साल के लिए मुंतखब हो जाते हैं, 4 साल के लिए। फिर हम 2019 में 1 मई को 2019 में हमारा अयीना था जिसमें लिखा 18 महीने में इलेक्शन करो। हमने 1 नवंबर 2020 को इलेक्शन कराने थे। कोविड की वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी होल्ड नहीं कर सकती थी, तो हमने भी रिक्वेस्ट कर ली। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जैसा 1 महीने का 1 साल का टेनेवर मिला था। हमें कहा 13 जून को इलेक्शन कराओ, हमने 8 जून को। इलेक्शन कमीशन अपने आप को क्यों कन्फ्यूज़ कर रहा है? 10 जून 8 जून को इलेक्शन हुए। अभी आप गूगल करो, पाकिस्तान की मीडिया तो क्या, इंडिया, गल्फ और दुनिया की न्यूज़ ने लिखा है कि खान साहब दोबारा चेयरमैन 8 जून 2022 की। अभी गूगल कर ले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारे हुए, इलेक्शन में हमने जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा आपके इलेक्शन सही नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे। जो अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी तो 2019 के बजाय हमारे स्टाफ ने उनको 2022 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि ये नया कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस पे कमीशन ने कहा कि वो पुराना वाला दे। और सबको आप आखिरी लेटर इलेक्शन कमीशन का पढ़े, वो डॉक्यूमेंटेशन की कमी पूरी करने के लिए थी। इस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने वो डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी नहीं हुई। पहला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हुई। इस पे नोटिस मिला 5 दिसंबर 2022 को। इस केस को क्लोज किया गया 28 मार्च 2023 को। इलेक्शन कमीशन से पूछे तो आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था 2022 का, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो पुराने को कंसीडर किया गया। वो पुराने वाले को कंसीडर हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने होल्ड किया कि आपने जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया
कि आपने 2019 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक इलेक्शन करवाए थे कि 2022 में। तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको कहा सर ये गलतफहमी हुई है आप लोगों को या करस्पॉन्डेंस में, इलेक्शन हमारे 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो आपके पास इलेक्शन के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसकी कॉपी आपके पास आई है, तो मैं वो कॉपी विड्रॉ करता हूं, हम आपको अपडेटेड कॉपी देंगे। आपने 2022 में जो इलेक्शन कराया वो 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कराया, लेकिन कॉपी आपने सबमिट कराई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो 22 की कॉन्स्टिट्यूशन की कराई। उसके बाद कमीशन ने कहा कि हमें एक अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे, तो कॉन्स्टिट्यूशन नया हमारा आया था उसकी कॉपी मिली। तो उससे कॉन्ट्राडिक्टरी थे वो? नहीं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं थे। कमीशन ने कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो, तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर ली हमने कि ये आप कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी ले ले। इलेक्शन हमारे हो चुके थे, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने क्या होल्ड किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारा ये ख्याल है कि आप कहते हो कि मैं सिर्फ आईन वापस नहीं ले रहा, मैं इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी दोबारा कराऊंगा। हमने कहा किसने कहा, इसके लिए 2 एफिडेविट आए, अनवर मंसूर साहब का, चीफ कमिश्नर का, कि कमीशन के सामने हमने कहा था कि आपके पास जो आईन की कॉपी आई है ये लेके 2022 का हम 2019 की कॉपी आपको देंगे। हमने साथ ये नहीं कहा था, हमने साथ ये नहीं कहा था कि हम इलेक्शन भी दोबारा कराएंगे। ओके, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि ये हमें कह रहे हैं कि आईन भी दे दो वापस, ये भी हम करेंगे और हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी दोबारा कराएंगे। ठीक है सर, मुझे एक और ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि चलो ठीक है जो कुछ हुआ, लेकिन अब एक दफा फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है उसको भी अब वो भी स्ट्राइक डाउन हो चुके हैं, अब कलअदम है, जिसकी वजह से आपको बल्ला का निशान हुआ। अब दोबारा कब उसका कराने का इरादा रखते हैं? ब्रेक ले लो, ब्रेक से वापस आऊंगी तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स लेंगे बैरिस्टर गौहर साहब से। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। मैं डिटेल से पूछना चाह रही थी बैरिस्टर गौहर साहब से कि इंट्रा पार्टी के हवाले से जो कहा जाता है कि बार बार नोटिस दिए और उसके बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, उसका बड़ा डिटेल्ड उन्होंने इस हवाले से जवाब भी दिया। सर अब 2 चीज़ें, एक तो ये कि अब आप नेक्स्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब कराने जा रहे हैं और उससे फ़ायदा क्या होगा, लेकिन उसके बाद जो आपने तफसील मुझे बताई, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराने में नाकाम रहे? नहीं, देखो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कब कराएंगे, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हमने कराने हैं। हमें पहले इंतजार था सुप्रीम कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आ जाए, हमने रिव्यू भी फाइल करना है, लेकिन ऑब्वियसली इंट्रा पार्टीज इलेक्शन तो हमने कराने हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बावजूद इसके कि हमारी रिजर्वेशंस है, लेकिन वो फाइनल बाइंडिंग है एंड दैट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। अभी इस दौरान आपकी कोई टीम की आपकी इलेक्शन कमीशन से हमने सिर्फ हमने आपस में नहीं, मेरी मैं गया हुआ था, वो एक खबर आई थी कि शायद मैं गया हुआ बल्ले के निशान के लिए या ये, लेकिन वो ऐसा नहीं था। मेरे अपने कंस्टिट्यूएंसी रिलेटेड एक फॉर्म आया हुआ था, तो जो मैं इलेक्शन स्टाफ से मैं मिला था कि उसको अगर आप वो कर दे, इसकी करेक्शन चाहिए थी, मैं उस सिलसिले में मिला था। कोई इलेक्शन के और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन सिलसिले में बिल्कुल नहीं मिला था। तो ये तो उसकी बात है। दूसरी बात है, हम सुप्रीम कोर्ट को बावर कराने में नाकाम नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली फाइनल कोर्ट है और जो उनका फैसला होगा वो फाइनल है, लेकिन हर फाइनल फैसला ज़रूरी नहीं है कि वो कानूनी सुकम से पाक हो। हम समझते हैं वो कानूनी सुकम से पाक नहीं है, उसमें बहुत सारे मिसरीडिंग है। जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है, फॉर इंस्टेंस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में लिखा गया कि इलेक्शन शेड्यूल नहीं था, इलेक्शन शेड्यूल था, या सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन में लिखा है कि 91 कैंडिडेट्स के 45 लाख रुपए आने थे, उसका रसीद कहाँ है। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी फाइंडिंग आई है, क्योंकि इसमें 91 कैंडिडेट्स तो थे नहीं, ये तो पैनल बेस्ड था और एक पैनल 20 बंदों पर मुश्तमिल था। और यही हमारा इन 14 बंदों से भी ये रिक्वेस्ट थी कि आपने एक एक पेज की दरख्वास्त लिख कर के आए हैं और हर एक बंदा आता है मैं भी कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहा था, तो हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इनसे ये पूछें कि ये किस चीज़ के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। अगर मैं KPK से बिलोंग करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो जिस तरह नायब और नायब नाजिम हमारे इलेक्शन लड़ते थे जॉइंट कैंडिडेसी के, या अमेरिका में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जॉइंट कैंडिडेसी में आते हैं, इसी तरह ये पूरा पैनल एक कैंडिडेट बन के इलेक्शन लड़ता है, ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने उनको कहा था कि ये और इसकी सारा कुछ अभी कब कुछ आइडिया है, मतलब विद इन 10 डे बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन का हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे टफ है, जिस तरह आज भी हमारे बड़े सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया, फिर बाद में छोड़ा गया, और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात है। और इकट्ठा मैं ख़ुद अपने कंस्टिट्यूएंसी में गया हूँ, तो जहाँ मैं जल्द कन्वेंशन करना चाह रहा था वहाँ की मुझे इजाज़त नहीं मिली और हमने बिल्कुल घरों में बंद दीवारों के दरमियान हमने बड़े मुश्किल से किया। आल्दो
मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी सपोर्ट दी है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। लेकिन जो हम इतनी जल्दी एक्सपेक्ट ना करें, आफ्टर इलेक्शंस आप जाएंगे इंट्रा, देखो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोसेस तो कुछ टाइम लग सकता है। अच्छा, आपने खुद अभी जिक्र किया ना, जो आपका आज संडे था है, तो खान साहब ने कहा था जी संडे को बाहर निकले, उनकी बहन ने भी कहा कि जी इनको सजाए मौत दी जा सकती है केस में, अवाम बाहर निकले। सोशल मीडिया पे बड़ा एक शोर मचा कि जी जो लीडरशिप है वो खामोश है, आप खामोश हैं, दीगर खामोश हैं। मेरा ख्याल है रात 1-1:30 बजे के करीब आपका एक 12 साढ़े 12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिटवीन 12 to 1 आपका जो है एक वीडियो क्लिप आपने अपलोड किया कि जी लोग संडे है बाहर निकले। इतना लेट किया, पूरा दिन निकाल के क्यों मोबिलाइज नहीं किया? मैं तो वहाँ इलाके में था, तो शायद इसी वजह से था, अदरवाइज नहीं। वॉइस नोट सबके आए थे, और ये कोई एहतजाज के लिए नहीं थे, बल्कि खान साहब का मैसेज पहले से आया हुआ था, वो इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई थी। हम सबको ये कह रहे थे इतवार वाले दिन अपनी आप रैलीज निकालें, और फोरमन रैलीज निकालें, अपने एजेंडे साथ रखें, मुल्क के एजेंडे साथ रखें, कंस्टिट्यूएंसी बेस जाए, इस्लामाबाद के लोग पिंडी ना जाएं और पिंडी के लोग इस्लामाबाद। जो तरीक़ेकार है, आप लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, उसमें आप की मौजूदगी लोगों ने नोटिस की, नहीं, और फिर लोगों ने ये भी कहा कि जब हमने आवाज उठाई तो फिर रात गए आपका एक वीडियो मैसेज आया। नहीं, वो सब वीडियो अगर आप कहाँ देखें तो मेरे एब्सेंस में, जब मैं इस्लामाबाद में नहीं होता हूँ, तो सारा कुछ लुक अप करते उमर अयूब साहब, एंड ही इज ऑलवेज देयर, राउंड द क्लॉक। अगर आप उसको भी देखिए आजकल तो वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। अच्छा सर, जो सोशल मीडिया की जो बात है ना, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, इनफैक्ट इंटरनेट आप टोटली बेस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, पूरी आपकी कैंपेन उस पर, फिर जब आपके वर्चुअल जलसे होते हैं, फंड रेजिंग कैंपेन होती है, तो टेक्निकल फॉल्ट्स भी हो जाते हैं। एक चीज जो हमारे इदारों को मैं और कैटेगोरिकली कह देती हूँ कि हमारी स्टैब्लिशमेंट को जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करी, और करनी भी चाहिए, कि सोशल मीडिया पे बड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। फिर अभी आपने देखा है कि जो बल्ला वाला था उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा को लेकर फिर वो अभी FIA के नोटिस भी सर्व हुए। तो कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है कि आप अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वर्कर्स को ये मैसेज दें कि भाई इदारों का एहतराम करें, शख्सियात का एहतराम करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एहतराम करें, तनकीद करें, जायज़ तनकीद करें, दलील से बात करें, मगर तजलील ना करें। नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात पे तो ज़रूर एग्री करता हूँ कि तजलील किसी सूरत नहीं करनी चाहिए, और किसी की भी नहीं करनी चाहिए, किसी इदारे के सरबराह की नहीं करनी चाहिए, चाहे आप उससे भला इख्तिलाफ करें, करनी चाहिए, लेकिन आप ये एक मैसेज देते क्यों नहीं हैं अपने लोगों को? हमने मैसेजेस दिए भी हैं, हमने सोशल मीडिया को भी कहा है, हमारी कोर कमेटी ने डिस्कस भी किया, हमने पार्टी ने कभी भी किसी भी वक्त किसी भी को ऑर्गेनाइज या अदरवाइज तरीके से नहीं कहा कि आप किसी की ट्रोलिंग करें, किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दें। लोग खुद अपनी तरफ से करें तो सोशल मीडिया पे जो बंदा जिसके बारे में कुछ कहना चाहे वो कहें, लेकिन हमने सबको कहा है कि हमने अगर मैसेज देना है, और अवामों को भी कहते हैं, हम कन्वेंशन में भी कहते हैं कि अगर आपने अपने पार्टी की करना है, और आपने अगर बात माननी है, और आपने इस सारी सिस्टम को चेंज करना है, तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। इसमें से आप 1 मिनट के 5 मिनट की गुफ्तगू में से अगर 10 सेकंड है, और अगर आपके 1 करोड़ ट्वीट्स हैं, उसमें से लोग 10 उठाएंगे, ये देखो एक फ्रिक्शन सा होगा, इन लेस देन फ्रिक्शंस। ये सिर्फ ये कह रहे हैं ट्रोलिंग हो रही है, कितनी 17 मिलियन लोगों ने हमारा जलसा, वर्चुअल जलसा देखा, 17 मिलियन पीपल, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड 17 मिलियन, 1 करोड़ 70 लाख बंदों ने, 1 करोड़ 70 में से जो लोग कहते हैं हमारे खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो 100 भी नहीं होंगे। तो 100 मैसेज को ये उठा के 1 करोड़ 70 को जोड़ देते हैं कि कितने लोग हैं जिसकी सोशल मीडिया पे इस पार्टी के साथ, इसकी लीडरशिप के साथ और हमारे कॉज के साथ अटैचमेंट है। ये उनको जोड़ करके सबको उठाए कि ना करे, तो हम उनको कैसे रोक लें? बट ये इस ट्रेंड को डिस्करेज जितना किया जाए अच्छा, वो आपके लिए बेहतर है। जी नज़ीर मुख्तसर साहब, ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। आप इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, कैसे मुमकिन होगा, कैसे, कौन इनिशिएटिव लेगा, कैसे राब्ते बहाल होंगे? पहले दिन से ख्वाहां हैं। देखिए, हमने खान साहब ने तो अपने वक्त में कहा मुल्क भी मेरी, फौज भी हमारी, हमारे किसी के साथ मैं तो वो फौज तो उनकी है, मगर वो मीर सादिक है, मीर जाफर है, फिर डर्टी हैरिया, ये जलसे में इस्तेमाल करते रहे। देखिए, पॉलिटिक्स में ये होता ही रहता है, लेकिन आपस का जाती झगड़ा should not go to such an extent। एग्जांपल बता दें कि किसी पार्टी के लीडर ने मीर जाफर मीर सादिक का अपनी फौज को, देखिए, मैंने अगर नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने उनको रेफर किया हुआ, बिल्कुल नहीं है, उसने उनको कभी ऐसा नहीं कहा, नहीं उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट है कि जी मैंने उनको कहा हुआ है। लेकिन बात दरअसल ये है
कि गुज़श्ता 1.5 महीने में जितना हो चुका है एक पॉलिटिकल पार्टी से, कि आपने इंटायर प्रोसेस से थ्रो आउट कर लिया, इतनी फॉलोवरशिप को आपने थ्रो आउट कर लिया, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई खलीज पैदा करे, इसके तहत को जाए। ये कोई साजिश का नतीजा है कि इन दोनों के दरमियान कोई खलीज प्रोवाइड करे। कैसे ये ब्रिज कैसे होगा? ये अब द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज लेट्स प्रोसीड फर्दर, जो हो गया सो हो गया, लेट्स प्रोसीड फर्दर, गो टू द इलेक्शन। मैसेज आप भिजवाते हैं कभी किसी को? नहीं, मैंने तो कोई मैसेज भेजा नहीं, मेरी कोई इतनी एक्सपर्टीज है, कोई इतना अप्रोच है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, जैसे पहले भी देखे ना आपने, जो इससे पहले भी जो खान साहब भी लॉन्ग मार्च करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ असद उमर हो गए, परवेज खटक साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए, वो रास्ते भी करते रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कि बैक चैनल यूज करें। नहीं, कोई बैक चैनल नहीं, लेकिन हम कहते हैं पब्लिक को बोलने दे, लेट्स द इलेक्शन टेक प्लेस फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। लेकिन एक तरफ आप देखें ना जी, जिस तरीके से ट्रायल चल रहा है, रियलिटी इज कि जब तक आपके ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे आपको स्पेस नहीं मिलेगी, ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारा सिस्टम इस बात पे बेस्ड है। सर आप आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे तो स्पेस मिलेगी, ताल्लुकात नहीं बनेंगे तो इस तरीके, तो दिन इसका मतलब ये है कि करें ना सर, कैसे करेंगे? तो देखिए हम क्या करें, जुल्म ज्यादती भी हमारे साथ हो रही है। हमें खान साहब के केस के साथ क्या हुआ, वकला पेश हो रहे हैं, आज आपको 4-5 ट्रायलें चल रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट को कोई मैसेज दे, आप क्या देंगे? देखिए मैं कहता हूँ कानून आईन की बालादस्ती होनी चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो आपने गलतियां की उनकी कोई हमने कौन सी गलती की है? हम तो उनको कह रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्व, हम तो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन भेज चुके हैं कि आप इंक्वायरी कराएं, आप इंक्वायरी करा लें। आपके खिलाफ क्यों है? देखिए वो हम तो यही समझते हैं ना, हमारे खिलाफ इसलिए, हमारे तो वर्शन है, हमारा तो नैरेटिव है कि नवाज शरीफ डील करके आया है। नवाज शरीफ ने किधर जाना था, जेल जाना था कि नहीं, कन्विक्टेड था कि नहीं, तो कोई वजह आपसे नाराजगी हुई तो फिर तराजू उधर चला गया ना। यही तो हम कह रहे हैं ना कि अगर आप कहें कि मेरी से नाराजगी है तो आप एक को फेवर करें, नाराजगी नहीं है तो दूसरे को फेवर करें, लेट्स प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। वो आ जाता है, उसके बायोमेट्रिक्स आप एयरपोर्ट पे कराते हैं, हमारे तो बायोमेट्रिक्स कराते हुए अरेस्ट करते हैं। आप उनको जो 1 घंटे से, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हाँ, ये तो ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा सर, बड़ा क्विक के टाइम मेरे पास कम है, आप ये बताएं अभी 5 लोगों को आपके कैंडिडेट, आपसे मतलब ये कि पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को इजाजत मिली कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, जिसमें सनम जावेद भी हैं, शौकत बसरा साहब भी हैं। ये 190 से कैंडिडेट है? नहीं, ये हमारी है, जिस तरह सनम जावेद साहबा वो है, लेकिन वो ऑलरेडी हम टिकट किसी और कैंडिडेट को दे चुके हैं वहाँ के, तो वो ये तो वैसे है जो शौकत बसरा साहब तो बाहर है, वो तो जेल में नहीं है, लेकिन सनम जावेद साहब नहीं। अब सनम जावेद किस हल्के से कैंडिडेट हैं आपकी या नहीं? लाहौर से वो है कैंडिडेट है। मुझे एग्जैक्ट मैं आपको बता रही हूं ना, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट है सर, जो आपकी वेबसाइट है वो NA119 मरियम 9, जी, लेकिन NA119 पर जिन्होंने आज रैली भी निकाली है जी, उनका नाम है शहजाद फारूक साहब। जी, तो ये 119 के तो ये है। नहीं, ये मैं यही कह रहा था ना कि सनम जावेद साहबा को इजाज़त मिली सुप्रीम कोर्ट से, आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, और वो हमारी कैंडिडेट थी, लेकिन हमारे हर कंस्टिट्यूएंसी से कई सारे कैंडिडेट थे, और हमने उन सबको कहा था कि आप फाइल करें, एक कैंडिडेट ड्रॉप आउट हो जाता है तो दूसरा है। यस, जिसको हमने टिकट दिया वो यही है 119। अभी 119 से आपका कैंडिडेट मरियम नवाज साहिबा के ऑपोजिट मुकाबले में यही है, सनम जावेद साहिबा नहीं है। सनम जावेद नहीं, तो सनम जावेद 120 से है? नहीं, सनम जावेद 120 से भी नहीं है, उनके पास आप 120 को उठाएं। 120 पे उस्मान हमजा आबाद यस, उस्मान हमजा है, तो हमने जिनको टिकट दिया वो जावेद इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करी। शी इज एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बट शी इज नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन। और ये जो हमारे कैंडिडेट्स है, यही कैंडिडेट्स है जिनको हमने टिकट दिया। ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि परवेज इलाही साहब को तो वो तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके पास टिकट भी ठीक है। तो ये खबर है कि सनम जावेद इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही। आलिया हमजा वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, उनका हमारा टिकट है। आलिया हमजा तो कर रही हैं। अच्छा सर, एक और चीज, अभी जो नवाज शरीफ साहब ने, मैं लास्ट एक छोटा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब ने कल एक मंशूर पे उन्होंने एक बात की पश्तून कौम के हवाले से, लोगों ने उस पर बड़ा क्रिटिसाइज भी किया। वो छोटा सा चाहती हूँ, वो सुने पे जरा आप इस पे। मैं तो उसको सुनना भी नहीं चाह रहा था, मैंने सुना है ऑलरेडी। हाँ, छोटा सा क्लिप है, जल्दी से चला दे जरा। बेकार का लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और चंद लोग हमारे बेवकूफ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है।
खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, बेवकूफ़ हैं, क्या मकसद था इससे, उनका क्या? सबसे पहले इन अल्फाज की तो मैं सख्त अल्फाज में शदीद मज़म्मत करता हूँ। खानों ने हमेशा से इनको रखा था और ये अभी उसकी दामाद पर भी है कि वो उसको कैसे समझते। और मैं हज़ारा के अवाम से अपील करूँगा कि आपने उसको 8 तारीख से ये बदला लेना है, उनको बताना है बेवकूफ़ कौन है। ये था जो वहाँ जाकर के नॉमिनेशन पेपर फाइल करवा लिए, लाहौर से तो हारेगा, मानसरा से कभी नहीं जीत पाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर जीतना भी था तो खान लोग उनको उस दिन समझाएंगे, इनको भी और उनके पार्टी वर्करों के, कि बेवकूफ़ कौन है। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द अपने अंजाम को वोट के ज़रिए पहुँचेगा। चलें, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर गौहर साहब, आपके टाइम का, स्टूडियो तशरीह का। और बैरिस्टर गौहर साहब से बड़ी तफसीली हमने गुफ्तगू की और बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ मुस्कुराते हुए उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।